हेलो एवरीवन, आज है 27 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। 331 रुपए का शेयर है। कल हमें यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिली, ज़रूर थी, अच्छी रफ्तार थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे गिरावट भी आई और बाजार कल काफ़ी अच्छे मूड में था। कल बेहतरीन तेज़ी हमने बाजार में देखी, लेकिन यहाँ पर तेज़ी उतनी बड़ी नहीं थी। 1% से भी कम की तेज़ी थी और इवन पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो लगातार ये नीचे आ रहा है जब से इसके रिजल्ट्स आए थे। नतीजे के बाद से लगातार गिरा है और बीच में अगर अटेम्प्ट करे भी है तो बहुत ही हल्के वाले अटेम्प्ट थे और हर बार गिरा है। इस बार की एक दिन की तेज़ी आई ज़रूर है कल, लेकिन बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि कंपनी का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान, और भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और क्या चीज़ें यहाँ पर असर कर सकती है फ्यूचर को लेकर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखो तो 6% की गिरावट पिछले एक महीने में आई है और एक साल में अगर आप देखते हो तो 33% की तेज़ी भी है। हालांकि एक साल पुराना ग्राफ नहीं है, बाद में गिरावट देखी, और अगर आप लोअर और हायर लेवल को देखोगे तो तेज़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे। 206 रुपये का लो था और तकरीबन 400 रुपये का हाई बना था, तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95% की तेज़ी दिखाई थी इसने। हालांकि उसके बाद लगातार करेक्शन देखने को मिले हैं और जो मेजर सपोर्ट लेवल जो था तकरीबन 332 रुपये का, वो भी धीरे धीरे यहाँ पर टूटा ज़रूर था, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर ये अभी संभल पाता है कि नहीं, या फिर यहाँ से और करेक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि अगेन मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये कंपनी ख़राब नहीं लगती है और न्यूज़ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। जैसे कि अगर आप इनके वॉल्यूम्स को देखोगे तो तकरीबन 96 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स कल यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। तकरीबन 395 रुपये तक का लेवल भी छुआ था इसने, और मार्केट कैप इसका 2,10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर KR चौकसी का होल्ड करने की सलाह थी और तकरीबन 350 रुपये का टारगेट है। और कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोड्यूसर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और डिविडेंड तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये पे करेंगे अभी इतना जल्दी, क्योंकि अभी कंपनी जो है वो एक्सपांशन के मोड में है। कंपनी लगातार इन्वेस्ट करती जा रही है अपने फ्यूचर बिजनेस को लेकर, और अभी बहुत सारे बिजनेस लाइंड अप होने वाले हैं यहाँ पर, और आगे भी बहुत सारे बिजनेस आएंगे। अभी अनाउंसमेंट तो बहुत सारों की हो चुकी है, बहुत सारे बिजनेस के ऊपर काम भी चल रहा है, और फ्यूचर में धीरे धीरे जो फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस होने वाले हैं, लोन से रिलेटेड जो भी बिजनेस होंगे, वो सारे ये कंपनी आपको एग्जीक्यूट करती हुई नज़र भी आएगी। अगर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओ तो भाई साहब इनका इंस्टेंट लोन का ऑलरेडी बिजनेस अभी चल रहा है, लेकिन इसको भी ये लोग एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहेंगे आने वाले टाइम में, और अनाउंसमेंट करी भी है कि कंपनी जो है वो होम लोन्स भी प्रोवाइड करवाना शुरू करेगी। इतना ही नहीं, कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देना स्टार्ट करेगी, और ये हैवी टिकट्स वाले लोन होंगे। जो होम लोन होते हैं वो बड़े टिकट्स वाले लोन होंगे, तो कहीं ना कहीं जो पोर्टफोलियो होगा, जो कहीं ना कहीं जो इनकी ऑर्डर बुक होगी, वो और ज़्यादा बढ़ती आपको नजर आएगी। दूसरा जो इंश्योरेंस का, देखो मुझे ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बहुत सारे प्लेयर्स ज़रूर है इस सेक्टर में, कई सारी कंपनीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जियो को लेकर अगर जो कोई मुझे लगती है तो वो ये है कि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, और ऑलरेडी इनकी जो रीच है वो छोटे शहरों से लेकर छोटे गांवों तक भी आपको देखने को मिल जाती है। तो जो इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस अगर आप देखो तो जनरली आपको जो सैलराइज एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी से ही आपका इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन गांव में अगर आप देखते हो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जनरली वो इंश्योरेंस को उतना ज़्यादा नहीं प्रीफर करते, लेकिन आने वाले टाइम में अगर जियो इसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब होगा तो ये बड़ी बात होगी उनके लिए। डिजिटल बैंकिंग की अगर हम बात करें वहाँ पर भी है। UPI पेमेंट्स की बात करो, ऑलरेडी सारे रोल आउट हो चुके हैं, इनके खुद के स्टोर्स पर सारे रोल आउट हो चुके हैं। और कंपनी का जो एक और बिजनेस है, ब्रोकिंग का बिजनेस, ठीक है, ज़रोदा के कंप्यूटर के तौर पर आने वाले हैं। ठीक है, ज़रोदा और ग्रुप के कंप्यूटर के तौर पर आने वाले हैं, और जैसे कि मैंने कहा इनका यूज़र्स बेस जो है वो बहुत बड़ा है, जिसका फ़ायदा इनको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो भैया म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में भी कंपनी घुस रही है, एंट्री कर रही है, ये बड़ी बात है। वेल्थ मैनेजमेंट की बात करो वहाँ पर भी आ रही है कंपनी, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस की बात करो वहाँ पर भी आ रही है कंपनी, हर जगह ये अपने पग पसार रही है। इवन जो डिवाइसेस को रेंट पे देने का बिजनेस है वो भी कंपनी मतलब करने वाली है आने वाले टाइम में। तो कई सारे बिजनेस है यहाँ पर, और ये वो सारे बिजनेस जो है वो आज से 5-6 साल बाद अगर बड़े बन जाते हैं तो सारे डीमर्ज होते भी नजर आएंगे, याद रखिएगा इसके बारे में। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, देखो महंगा तो है, 131 का इसका पी रेशियो, सेक्टर P 17 का है, महंगा है, लेकिन
जो तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली उसकी वजह भी ये थी कि भैया जो मार्केट है वो इसको प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए दे रहा है क्योंकि फ्यूचर में मार्केट ये चीज़ अज्यूम करके चल रहा है कि इनके जितने भी बिजनेसेस है वो सारे ओपन अप होंगे, वहाँ से इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और अभी भी अगर आप देखो IPL के टाइम से हम चर्चा कर रहे थे कि अब इनको लाइसेंस मिलेगा म्यूचुअल फंड्स का, अब इनको लाइसेंस मिलेगा इंश्योरेंस का, लेकिन भैया अभी तक मिला नहीं है, अभी रोल आउट हुआ नहीं है। और वर्ल्ड कप के टाइम पर भी हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे लेकिन अभी भी हुआ नहीं है। तो अगेन मैं कहूँगा कि जिस दिन इनको लाइसेंस मिल जाएगा, जिस दिन उसकी खबर आएगी, जिस दिन यहाँ पर ये लोग अपने बिजनेस को रोल आउट करना स्टार्ट करेंगे, उस दिन एक ही दिन में आपको 10 से 12% की तेज़ी देखने को मिल जाएगी और तब खरीदारी के मौके नहीं मिलेंगे। हालांकि अभी यहाँ पर लगातार हमें गिरावट देखने को ज़रूर मिल रही है और अगेन मैं नहीं जानता कि ये जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है वो कहाँ तक जाके रुकेगी और कितना करेक्शन होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पर कि हर 7-8% या 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है। यहाँ पर बॉटम तब बनेगा जब खबर आएगी कि यार इनको लाइसेंस मिल चुका है, तब इसका बॉटम बन जाएगा। और जहाँ तक फिनेंशियल्स देखोगे तो भैया उतने अच्छे नंबर्स नहीं हैं और उसी के चलते गिरावट भी हमें देखने को मिली, जो रिजल्ट्स खराब आए थे उसी के चलते जो गिरावट है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में। जितना रेवेन्यू पिछले साल के क्वार्टर में था उतना ही है, इवन उससे थोड़ा बहुत कम ही हुआ है। और प्रॉफिट 312 करोड़ का था इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल भी 331, उससे भी कम हो गया यहाँ पर। तो देखा जाए तो भैया देखो ग्रोथ तो नहीं आ रही है और मार्केट जो है वो ग्रोथ प्रीफर करता है और जब ग्रोथ नहीं होती तो दिक्कत आएगी यहाँ पर। लेकिन कंपनी जो है वो लगातार अलग अलग बिजनेस सेटअप करने में लगी हुई है और जब वो ओपन अप होंगे तो यहाँ पर जो रेवेन्यू आपको अटकता हुआ नज़र आया है वो शायद आपको एक बहुत बड़ी तेज़ी में बढ़ता हुआ नज़र भी आएगा और हालांकि उस टाइम पे शेयर में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 47.12% की है। इंस्टीट्यूशन लगातार बेच रहा है, ठीक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर चाहे वो FIs हो, हर कोई बेच रहा है यहाँ पर। 4.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.84% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 17.55% FIs लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर 23.44% की होल्डिंग पर देखो खरीदारी यही लोग कर रहे हैं, प्रमोटर ने करी है और रिटेल और अदर्स ने करी है, वरना इंस्टीट्यूशंस जो है वो लगातार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करते हुए नज़र आए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में अगर ये अलग अलग इंडेक्स का पार्ट बनते हैं, जैसे कि बीच में चर्चा भी हो रही थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन सकता है, BSE 100 का पार्ट बन सकता है, अगेन बन सकता है, ठीक है, इवन मॉर्गन स्टैनली इंडाइस का भी पार्ट बन सकता है ये। तो ये जब खबरें आई थी, अगर वाकई में ये खबरें सच हो जाएगी फ्यूचर में, जो कि होगी मेरे हिसाब से, तब भी एक पॉजिटिव इन्फ्लो स्टार्ट होगा। तब यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन अब तक भागते हुए नज़र आए थे वो आपको एंट्री करते हुए नज़र भी आ जाएंगे। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। जियो फाइनेंशियल से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगेन मैं कहूँ कि बॉटम कहाँ बनेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो आपका नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए और हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।